देख सपाई बिटिया घबराई। अब उसका पलटवार करते हुए काफ़ी समय बाद, काफ़ी महीनों बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि देख सपाई बिटिया मुस्काई। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री 2012 से 17 के दौरान अखिलेश यादव जी ने 10-90 जैसी एक ऐसी योजना दी थी जिसमें महिलाओं को बस एक कॉल करना था और तुरंत उनको मदद पहुंचती थी। क्या कहें? अरे भैया, आप तो कहते हो जीरो टॉलरेंस है, आप तो कहते हो 2 बजे रात को महिलाएं घूम सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर घूम सकती हैं तो ये महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध कैसे हो रहे हैं? आखिर ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी काम के नहीं, केवल नफरत में। लेकिन फिर भी अगर महिला सम्मान की इतनी ही चिंता है बीजेपी को, तो उन्होंने वहां पे कोई सीएम महिलाओं में से क्यों नहीं? 2024 की एक रिपोर्ट है जो बीबीसी ने प्रकाशित की है। उसके अनुसार ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों को लेकर के जो देश का रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश में सबसे बद से बदतर है। इस पर आप यही प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं भाषण दिए थे अभी 5 राज्यों के चुनाव में कि देश के लोगों को कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल कम खर्च करो, सोना कम खरीदो, शादियां न करो। इस तरह की बयानबाजी आज जो आप कर रहे हो, आज जो आप कर रहे हो बयानबाजी, चुनाव में होता फिर चुनाव होता तो जनता जवाब दे देती। और ये जो 26 का बिल था, दरअसल ये महिलाओं के आरक्षण का बिल नहीं था। ये महिला आरक्षण बिल के बहाने एक परसीमन आयोग लाने का था बिल, और वो परसीमन आयोग वही काम करता जिस तरह से इन्होंने परसीमन किया है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से इन्होंने परसीमन किया है आसाम में, उस तरह का परसीमन पूरे देश में लागू करने के लिए परसीमन आयोग को बिल लाए। उत्तर प्रदेश के लोग लोकतंत्र बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोग देश के संविधान को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोग देश के अंदर आरक्षण बचाने के लिए लगातार समय समय पर अपना फैसला भी सुनाते रहे और अगुवाई करने का भी। 10-90 वगैरह का जो मैंने जिक्र किया है वो इसलिए किया, ये बातें तो आपकी तरफ से आनी चाहिए, लेकिन उसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि वर्तमान जो राजनीति का परिवेश है, क्या जनता को इन सब बातों से फर्क पड़ता है, या अगला चुनाव जो होने जा रहा है वो हिंदू मुस्लिम धर्म जात इसी पे आ रहा है? प्रधानमंत्री जी लोकसभा में मैं सुन रहा था, भाषण बहुत दे रहे थे, इतने लाख महिला प्रतिनिधि हैं पंचायतों में। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो पंचायत में महिलाओं का आरक्षण अगर किसी ने लागू किया तो वो सद्दे नेताजी ने किया। इसलिए मैं अपने बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार लोगों से कह रहा हूँ, अपने दलित परिवारों से कह रहा हूँ, दलित भाइयों से, पिछड़े भाइयों से, पीड़ित लोगों से, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब अपना बंगला खाली करते हैं तो गंगा जल से धुलवाते हैं, मंदिर में जाते हैं कन्नौज में तो गंगा जल से धुलवाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2027 का ये विधानसभा चुनाव इतना महत्वपूर्ण है और आज की तारीख का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर कौन जीतने जा रहा है 2027 का ये चुनाव। लेकिन उससे पहले हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हमने पश्चिम बंगाल में देखी है, जिस तरह के हथकंडे अपनाकर बीजेपी ने अपना परचम पश्चिम बंगाल में लहराया है, क्या वो सारी चीज़ें 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में होने जा रहे हैं? इन पूरे चुनाव में अगर हम बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो एसआईआर का जो फैक्टर है वो सबसे अहम साबित हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों पर देश की जो सबसे बड़ी अदालत है, जो जनता की अदालत है, उसमें सबसे मजबूत आवाज़ जो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लोकसभा सदर के सांसद धर्मेंद्र यादव जी की है। उनके पास हम पहुंचे हैं और जानने समझने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जो चीज़ें, जो हथकंडे या जो चीज़ें हमने बीजेपी की देखी हैं पश्चिम बंगाल में, क्या उसकी बानगी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी? देखिए, पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर बेईमानी की पराकाष्ठा, जिसको लेकर वहाँ के लीडर, वहाँ की उस समय के मुख्यमंत्री और विपक्ष की बहुत फाइटर लीडर आदरणीय ममता दीदी जी शंका भी जाहिर कर रही थी, और जो चीज़ें चुनाव के साथ साथ चीज़ें सामने आई वो सबके सामने है, अब कुछ छुपा नहीं है। और उत्तर प्रदेश के लोग, मैं समझता हूँ, बहुत जागरूक लोग हैं। उत्तर प्रदेश के लोग लोकतंत्र बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोग देश के संविधान को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोग देश के अंदर आरक्षण बचाने के लिए लगातार समय समय पर अपना फैसला भी सुनाते रहे और अगुवाई करने का भी काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला 27 का ये जो चुनाव होने जा रहा है,
इस चुनाव में तानाशाहों की बुरी तरह से हार कराने का काम उत्तर प्रदेश की सरजमी से होगी। माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे पीडीए के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, अपमानित लोग हैं, शोषित लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान भाई हैं, सब लोग मिलके, और अगड़ों में भी जो लोग अपमानित हो रहे हैं, सब मिलके माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती के साथ ऐसा हराएंगे कि ये सामंती लोग, ये फासिस्ट लोग, ये जो धर्म के राजनीति करने और फैलाने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग फिर भविष्य में नहीं कहीं ऐसी राजनीति कर पाएंगे। 2023 में केंद्र की सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन का बिल लेके आया था, उसमें 33% आरक्षण देने की बात कही गई थी, और फिर उसके बाद हालिया जो कुछ भी हुआ वो पूरा देश जानता है। बीजेपी के लोग सड़क पर हैं और महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाकर अखिलेश यादव जी का जगह जगह पुतला फूका जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में सेम टाइम में यहाँ पुतला फूका जा रहा था, वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो कि खुद एक महिला थी, उनके खिलाफ बीजेपी अभियान छेड़े हुई थी। चुनाव में बीजेपी को जीत मिलती है, लेकिन फिर भी अगर महिला सम्मान की इतनी ही चिंता है बीजेपी को, तो उन्होंने वहां पे कोई सीएम महिलाओं में से क्यों नहीं दिया, किसी महिला को क्यों नहीं? अब इसका जवाब तो बीजेपी के लोग देंगे। आप लोग विपक्ष के हैं, आप लोग को पूछना जवाब तो बीजेपी के लोग देंगे। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये महिला बिल पर चर्चा हुई, भरे सदन में कहा कि 21 राज्यों में, उस समय तक 21 राज्यों में सरकार थी इनकी या इनके साथियों की, कि 21 राज्यों में आपकी सरकार है और मुख्यमंत्री के नाम पे केवल आधे मुख्यमंत्री, आधे इसलिए शब्द कहा क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री को आधे से ज़्यादा ऐसे अधिकार हैं जो मुख्यमंत्री को अन्य प्रांतों में हैं, दिल्ली के अंदर नहीं है। केवल दिल्ली के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री इन्होंने ज़रूर बनाई, बाकी पूरे देश में कहीं इनका महिला मुख्यमंत्री नहीं है। और उसके बाद आप देखिए उस स्पीच के बाद, उसके बाद भी 5 राज्यों में से मैं समझता हूँ 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्री बने। इसी बीच इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री भी बदले। 4 राज्यों में बीजेपी के लोगों ने अपने मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन एक भी महिला को सम्मान नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के सम्मान के नाम पर केवल समाज के अंदर गलतफहमी फैलाना चाहते हैं। और जब आपने महिला बिल का बात छेड़ी थी, तो मेरे हाथ में वो बिल भी है जो 20 सितंबर 2023 को देश की लोकसभा से पास हुआ, 33% आरक्षण, उसके बाद राज्यसभा से पास हुआ। 28 सितंबर 2023 को देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, सर्वसम्मति से पारित हुआ। समाजवादी पार्टी ने भी पूरा का पूरा समर्थन किया, एक भी वोट विपक्ष में नहीं पड़ा। ये कौन सा बिल था जो आप लोगों ने पास नहीं? उसके बाद देखिए आप, महिलाओं के नाम पर जो लोग बात करते हैं, जहां 28 सितंबर को ये बिल दोनों सदनों से पारित भी होके महामहिम राष्ट्रपति जी के भी हस्ताक्षर हो गए, इन्होंने 16 अप्रैल 2026 तक नोटिफाइड नहीं किया। नोटिफाइड नहीं किया आपने 2.5 साल से ज़्यादा। और अब क्या कहते घूम रहे हैं कि हम समाजवादियों ने या विपक्ष के लोगों ने मिलके महिलाओं का आरक्षण रोका है। अरे भाई, महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पारित हो गया, जिसको नोटिफाई करने में आपने 2.5 साल 3 साल लगा दिए, और आरोप आप विपक्ष के ऊपर लगाते हो। इसलिए विपक्ष के ऊपर कोई आरोप इनका बनता नहीं है। विपक्ष के अगर पूरा समर्थन नहीं होता तो 2023 का बिल सर्वसम्मति से कैसे पारित होता? और ये जो 26 का बिल था, दरअसल ये महिलाओं के आरक्षण का बिल नहीं था, ये महिला आरक्षण बिल के बहाने एक परसीमन आयोग लाने का था बिल। और वो परसीमन आयोग वही काम करता जिस तरह से इन्होंने परसीमन किया है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से इन्होंने परसीमन किया है आसाम में, उस तरह का परसीमन पूरे देश में लागू करने के लिए परसीमन आयोग का बिल लाए थे, जिस पर पूरे विपक्ष ने एक सहमति से, एक मत से इसका पुरजोर विरोध किया। और विपक्ष के लोगों का मानना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में भी कहा, सदन के बाद भी लगातार कहा कि 23 का बिल आप लाइए, क्यों नहीं 29 में आप पारित कर रहे हो? 23 में जब आप ही की सरकार थी, 14 में आपकी सरकार बनी, 23 में आप इस कानून को लाए। 9 साल के सरकार में चलाने या अनुभव के बाद जिस बिल को आप खुद लेके आए, आखिर 26 में आते आते क्यों आपको उसके परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता पड़ गई? ये संशोधन महिलाओं के हित में नहीं था, ये संशोधन केवल परसीमन आयोग गठित करके, और ऐसा परसीमन आयोग जो उनकी अपनी रबर स्टाम्प बने। जिस तरह से चुनाव आयोग आज बना हुआ है,
इसे भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए परसिमन आयोग पे देश का कोई भी नागरिक भरोसा और विश्वास नहीं कर सकता है, जैसे देश के चुनाव आयोग पर कोई विश्वास और भरोसा आज नहीं है कर पा रहा है। चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बस एक लाइन का आपसे कमेंट चाहूँगा। एक तो महिला सम्मान की दुहाई, ऊपर से बस पश्चिम बंगाल में महिला सीएम से ही लड़ाई, तो ये महिलाओं का सम्मान है ये क्या है? ये देखिए, जितना अधिकतम अपमान हो सकता है उतना आदरणीय ममता दीदी जी का किया। आप सोचिए, उनके बयान सुनिए कि काउंटिंग स्थल पर उनके जो उम्मीदवार की हैसियत से जो किसी भी उम्मीदवार को काउंटिंग में जाने का अधिकार होता है, उस अधिकार से जब वो काउंटिंग स्थल पर गई तो उनके साथ बदतमीजी की गई। यही बीजेपी का महिला सम्मान की सच्चाई है, यही सच्चाई है जो बंगाल में हुआ है। बीजेपी के लोग किसी भी अपनी बात पर ये जो भाषण देते हैं, मैं देश के प्रदेश के लोगों से कहूँगा इनके किसी भाषण को ना मानना। यही प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं भाषण दिए थे अभी 5 राज्यों के चुनाव में कि देश के लोगों को कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल कम खर्च करो, सोना कम खरीदो, शादियां न करो। इस तरह के बयानबाजी आज जो आप कर रहे हो, आज जो आप कर रहे हो बयानबाजी, चुनाव में होता फिर? चुनाव होता तो जनता जवाब दे देती। चुनाव में नहीं करेंगे। और आज मैं कह रहा हूँ अगले 10-5 दिन के अंदर आप देखना डीजल पेट्रोल का दाम कहाँ पे होगा। और हम विपक्षी लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई होती तो काउंटिंग की शाम को बढ़ गया होता। चलिए महिला सम्मान की बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं। महुआ मोइत्रा को प्लेन में हुटिंग की गई उनकी, फिर साइनी घोष को क्या क्या नहीं कहा गया, वो भी सांसद हैं और चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं। 2024 की एक रिपोर्ट है जो बीबीसी ने प्रकाशित की है, उसके अनुसार ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों को लेकर के जो देश का रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश में सबसे बद से बदतर है। इस पर आपका क्या? कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को, महिला सम्मानों की, महिला सम्मान की, और महिला सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना जो हम लोगों ने सम्मान के लिए रास्ते अख्तियार किए थे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, सारे रास्ते इन्होंने बंद किए, सारे रास्ते बंद करने का काम किया है। डायल 1090 जो महिलाओं की पावर लाइन दी गई थी उसको पूरी तरह से चौपट कर दिया। महिला अपराध के मामले में हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, ये देश के गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। बीबीसी ने भी दिखाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसको कई बार कोट किया है। लेकिन इन सवालों का भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी। और ज़्यादा कहोगे तो कहीं आज जनसंख्या ज़्यादा है। अरे भैया, आप तो कहते हो जीरो टॉलरेंस है, आप तो कहते हो 2 बजे रात को महिलाएं घूम सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर घूम सकती तो ये महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध कैसे हो रहे हैं? आखिर ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी काम के नहीं, केवल नफरत फैलाते हैं। हम महिलाओं के सम्मान को तब मानेंगे जब इन अपराधों में, इस तरह के अपराधों में कमी आएगी। एकदम शून्यता आनी चाहिए, कमी ही नहीं, शून्यता आनी चाहिए। जब आप बात करते हो जीरो टॉलरेंस की तो फिर अपराध जीरो होना चाहिए। आखिर इतना बड़ा आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? चलिए 2024 का चुनाव, उसका जिक्र कर लेते हैं। पीडीए का फार्मूला बहुत हिट फार्मूला था, आप भी सांसद चुने गए उसी दौरान, उसी चुनाव में। 2027 के चुनाव से पहले क्या आपको लगता है ऐसा कि अखिलेश यादव जी की छवि को या उनकी जो इमेज है उसको डेंट करने की कोशिश हो रही है? कभी उनको लयारी का सुल्तान बना दिया जाता है। धुरंधर मूवी जो एक प्रोपेगेंडा मूवी, बहुत सारे लोगों ने कहा उसको, तो उनके पोस्टर बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र में लगे, प्रदेश के कोने कोने में वो पोस्टर लगे, और अभी कल की बात है बिजली चोरी का, तमाम कटिया चोरी का, इस तरह का पोस्टर लगा करके क्या उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कितना भी ये कोशिश कर लें, ये कुत्सित मानसिकता के लोग हैं। इनके पास पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं है, सकारात्मक राजनीति नहीं है, उपलब्धियां नहीं है बताने को। जब उपलब्धियां नहीं है तो ये दूसरों की उपलब्धियों से चिढ़ने और जलने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए हमारे लीडर की छवि के ऊपर ये हमला कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि ये तुम्हारे बनावटी चीज़ों से हमारे लीडर की छवि खराब नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे लीडर लोगों के दिलों में बैठे हैं। हमारे लीडर लोगों के दिलों में यहाँ तक बैठे हैं। आप सोचिए, एक दलित बेटी ने बाबा साहब की जयंती के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वहाँ कार्यक्रम भी नहीं, कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। वो गुरुद्वारे में गए थे पड़ोस में, वो गुरुद्वारे में जाके उस दलित हमारी बहन ने अनुरोध किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि हमारा भंडारा चल रहा है, आप भी आके प्रसाद ले लें।
बाबा साहब की जयंती का प्रसाद लेने वो पहुंच गए तो अगले ही दिन 15 तारीख उनके पिता को सुपरवाइज़र से सफाई कर्मी बना दिया जाता है। ये इतनी छोटी सोच के लोग हैं। इसलिए मैं अपने बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार लोगों से कह रहा हूँ, अपने दलित परिवारों से कह रहा हूँ, दलित भाइयों से, पिछड़े भाइयों से, पीड़ित लोगों से, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब अपना बंगला खाली करते हैं तो गंगा जल से धुलवाते हैं, मंदिर में जाते हैं कन्नौज में तो गंगा जल से धुलवाया जाता है। जाने कितने तरीके से कोई हमारे दलित भाई अगर घोड़ी पे चढ़ के बारात जाता है तो उसको घोड़ी से उतारा जाता है, उसके बाल छील दिए जाते हैं। तो ये जो अपमान और जलालत सामंती लोग कर रहे हैं, जिनको पूरा का पूरा संरक्षण प्रश्रय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, इसका आने वाले समय में सरकार का सफाया करें, यही हमारी अपील है आप सबके आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम ले ही लिया है तो मैं उनसे जुड़ा एक सवाल ले लेता हूं। मंच से बोलते हुए एक बार योगी जी ने कहा था, देख सपाई बिटिया घबराई। अब उसका पलटवार करते हुए काफ़ी समय बाद, काफ़ी महीनों बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि देख सपाई बिटिया मुस्काई। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री 2012 से 17 के दौरान अखिलेश यादव जी ने 1090 जैसी एक ऐसी योजना दी थी जिसमें महिलाओं को बस एक कॉल करना था और तुरंत उनको मदद पहुंचती थी। क्या कहेंगे? 1090 आपके सामने है। कन्या विद्याधन की योजना सदैव नेताजी के कार्यकाल में शुरू की, उसकी राशि बढ़ाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और आप डेटा उठाएंगे, जब सदैव नेताजी मुख्यमंत्री थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, तो इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएशन लेवल पर हमारी बहन बेटियों ने एडमिशन ज़्यादा लिया, क्योंकि उन्हें पुरस्कार स्वरूप उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए कन्या विद्याधन जैसी योजना चली। लाखों बेटियों को लैपटॉप से सीधे जोड़ा। आज भी हम लोग विपक्ष में हैं पिछले 9-10 सालों से, लेकिन अपने पार्टी के संसाधनों से जो हमारे प्रतिभाशाली बहन हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास हम लोग करते रहते हैं लगातार। तो तमाम योजनाएं चला के दिखाई हैं और बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं बहनों को हम लोगों ने समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया, जिसके बारे में आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा कर दिया है कि आने वाले समय में जब मौका आएगा समाजवादियों को 27 में, तो 40,000 प्रत्येक माँ बहन को उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से हम समाजवादी लोग देने का काम करेंगे। हर तरह से जो महिलाओं को सम्मान बढ़ाना चाहिए। आज जो पंचायत प्रतिनिधियों का, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में मैं सुन रहा था, भाषण बहुत दे रहे थे, इतने लाख महिला प्रतिनिधि हैं पंचायतों में। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो पंचायत में महिलाओं का आरक्षण अगर किसी ने लागू किया तो वो सदैव नेताजी ने किया। तो कहीं ना कहीं आज जो डेटा और आंकड़ा प्रधानमंत्री जी गिना रहे हैं, वो डेटा इतना शानदार आज बना कैसे? वो समाजवादियों की देन है। वो संविधान संशोधन जो आया था पंचायती राज में महिलाओं के लिए, वो कोई भाजपा का नहीं थी उसमें बीच में। चलिए, 1090 वगैरह का जो मैंने जिक्र किया है वो इसलिए किया, ये बातें तो आपकी तरफ से आनी चाहिए, लेकिन उसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि वर्तमान जो राजनीति का परिवेश है, क्या जनता को इन सब बातों से फ़र्क पड़ता है, या अगला चुनाव जो होने जा रहा है वो हिंदू मुस्लिम धर्म जात इसी पे आधारित? उत्तर प्रदेश के जागरूक लोग उनकी इन बातों से ऊब चुके हैं, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जहां हमारा इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीता, समाजवादी पार्टी अकेले 37 सीटें जीती, और बावजूद इसके 5 सीटें मुझे पता है कि काउंटिंग में हराई गई। आप सभी पूरा प्रदेश जानता है, 5 सीटें काउंटिंग में हराई गई, और अलग अलग तरीके की बेईमानी न की जाती तो केवल उत्तर प्रदेश ही इतनी ताकत दे रहा था कि दिल्ली के अंदर सरकार बदल गई होती। लेकिन बावजूद इसके आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है, मौका दिया है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 27 में ऐतिहासिक समर्थन देगी। मैं आईपैक पे आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। हालांकि माना जाता है जिसके साथ आईपैक है उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, चुनाव जीत जाते हैं। अखिलेश यादव जी ने आईपैक को चुनाव से ठीक पहले पैक कर दिया, हालांकि पहले करार था। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या माना जाए, प्रशांत किशोर की वो जो कंपनी है जो चुनावी रणनीति बनाती है, जिसने बिहार में खुद चुनाव लड़ा और अपने लिए एक सीट तक नहीं जुटा पाई, वो दूसरों को चुनाव जिताने का रास्ता कैसे तैयार? नहीं, वो उनका आंतरिक मामला, हम उस पर नहीं जाते। और चुनाव अभियान में, प्रचार में किसका सहयोग लेना है, नहीं लेना है, किसका साथ लेना है, किसके साथ से नहीं रहना है, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यक्तिगत फैसला है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर फैसला। इत्तेफाक रखते हैं आप उस फैसले से? नहीं, 100% राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हर फैसला पार्टी हित में होगा, उत्तर प्रदेश के हित में होगा, देश के हित में होगा।
और वो उन्होंने देखा होगा, कोई ना कोई ऐसी ज़रूर बात देखी होगी जिसकी वजह से उनको इस करार को तोड़ना पड़ा या इस आईपैक से अलग हटना पड़ा। निश्चित तौर पे देखा होगा, कोई ना कोई उन्होंने कमी कमजोरी ज़रूर पकड़ ली होगी, जो हो सकता है हमारे जानकारी और हमारे सोच से और ऊपर की चीज़ें हों। चलिए, शुरू में मैंने आपसे एसआईआर को लेकर के सवाल पूछा, आखिरी सवाल मेरा एसआईआर से ही जुड़ा हुआ है। बिहार में आपने देखा किस तरह का हुआ एसआईआर को लेकर के, फिर पश्चिम बंगाल में 92 लाख वोट कटे, फिर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, फिर बहुत सारे कईयों लाख ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं मामले। तो क्या लगता है वो सारी चीज़ें देख करके आप लोगों की जो रणनीति है उत्तर प्रदेश में वो किस तरह की होगी ताकि आप लोगों का चुनाव प्रभावित? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश के समाजवादी कार्यकर्ता, हमारे पीडीएफ प्रहरी, हमारे बूथ इंचार्ज, सेक्टर, जोन और संगठन के साथी बेहतर प्रयास किए हैं, वो आपके सामने हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर वोट काटने के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंच के बंच बल्क में लिफाफे आ रहे थे, बूथवार आ रहे थे कि ये वोट काट रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आपने भी कई CIB चैनल ने भी कई जगह पे BLO से और तमाम लोगों से चर्चा करके जो चीज़ें बेनकाब की, और आपके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने, कुछ साथी जो हमारे पत्रकार साथियों ने भी चीज़ें बेनकाब की, हमारे कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के लोगों ने बेनकाब जो की, उसका परिणाम हुआ कि ये जो फर्जी वोट काटना चाह रहे थे वो नहीं कट पाए, जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र थे। लेकिन बावजूद इसके अभी भी SIR के बावजूद वोटर लिस्ट में हेराफेरी है, जिस बात को 2 दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकार मित्रों के बीच इशारा किया है। अब उस पर भी और व्यापक हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि कितने वोटर ऐसे हैं जो वोटर डबल हैं, ट्रिपल हैं, सेम नाम है, सेम पिता का नाम है या सेम पति का नाम है, सेम उम्र है, एक ही विधानसभा में, कुछ तो एक ही बूथों पर भी हैं डबलिंग वोटों की। तो चीज़ें भी बेनकाब करते रहना पड़ेगा। हम इस मौके पर इतना ही कह सकते हैं, हम समाजवादी लोग जागरूकता के साथ, जिम्मेदारी और सजगता के साथ हम लोग लगातार कोशिश में कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेईमानी ना हो पाए, और फिर उत्तर प्रदेश की जनता ज़रूर ऐतिहासिक परिणाम देगी समाजवादियों के पक्ष में। और भारतीय जनता पार्टी के सफाया जैसा लोकसभा में उत्तर प्रदेश ने बैसाखी पिलाए हैं, विधानसभा में ऐसा इंतजाम कर देंगे कि घुटनों पिला देंगे। चलिए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद वसीम जी।